Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 5th of September 2021. तो गाइज आज है तारीख 5 सितंबर 2021 और है संडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ना वो ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होता है, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाएगा, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। ना वो बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है न्यूजीलैंड को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड। काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है तो अच्छे से मैप में देखना, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं, बट शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों को हैप्पी टीचर्स डे। और मैं सबसे ज़्यादा पहली बात आपसे कहना चाहूँगा बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने इस चैनल को इतना ज़्यादा प्यार दिखाया है। साथ ही साथ आज के टाइम पर जो ये द हिंदू वाला वीडियो है, इसको डेली बेसिस पर लोग जो है 15, 16, 17 हज़ार इतने लोग यहाँ पे आसपास, इतने के आसपास लोग डेली बेसिस पर इस वीडियो को देख रहे हैं। मुझे कभी एक्सपेक्ट नहीं था कि यहाँ पर कि इतना ज़्यादा यहाँ पर ये वीडियो देखा जाएगा और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंटेंट को भी प्यार दिया गया है। तो मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करने वाला हूँ कि इसमें और भी ज़्यादा सिलेबस से रिलेटेड आपको स्पेसिफिक कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँ, कि आपको परेशानी बिल्कुल भी ना हो। जितने भी नोट्स वगैरह मेरे से हो सके मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करता हूँ और आगे भी करने वाला हूँ। ओके, साथ ही साथ जो डेली करंट अफेयर का वीडियो है वो भी आज के टाइम पर बहुत सारे लोग देखने लगे हैं और वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो बन चुका है। आप लोग भी एक बार जाकर ज़रूर देखना, डेली बेसिस पर मॉर्निंग में वो 5 बजे अपलोड होता है। ओके, तो वहाँ पर ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं डेली बेसिस पर कवर करता हूँ। ओके, तो आज थोड़ी सी वॉइस ख़राब हो रही होगी, थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है उसी की वजह से, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना। ओके, नाउ यहाँ पे आता है आज का पहला आर्टिकल। ये बात करता है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने बाई इलेक्शंस को डिक्लेयर कर दिया है। अभी बंगाल के अंदर बहुत सारा सस्पेंस क्रिएट हो रहा था, उस सस्पेंस को कर दिया गया है एंड अब बाई इलेक्शन होंगे वेस्ट बंगाल के एक तरीके से जो भवानीपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर। ठीक है, अब ये जो बाई इलेक्शन होने वाले हैं ये होने वाले हैं सितंबर 30 को, ऐसा यहाँ पे बोला गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, अभी यहाँ पर और भी जगह पर इलेक्शंस कंडक्ट करवाने की बात करी गई है, बट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इलेक्शंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चंस इलेक्शंस के लेकर ये सारे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। देन उसके बाद कहाँ से बन सकता है, देन उसके बाद अगर हम लोग इस आर्टिकल को अपने जीएस पेपर 2 पॉलिटी से रिलेट कर पाएँ तो यहाँ पे एक बॉडी का नाम आ रहा होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो ये बॉडी इलेक्शंस को कंडक्ट करवाती है। तो यहाँ के रिगार्डिंग आपके प्रीलिम्स से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। जब आप यहाँ पर पॉलिटी पढ़ोगे बाय लक्ष्मीकांत, वहाँ पे आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बहुत सारी डिटेलिंग मिलेगी। वो क्या क्या मिलेगी तो इसको हम लोग समझते हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप सिलेबस देखोगे तो वहाँ पर कुछ आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो वहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आखिरकार ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या, तो एक ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जिसका मेन काम है यूनियन और जो स्टेट इलेक्शन है उसको कंडक्ट करवाना। जो आज के टाइम पर चुनाव हो रहे हैं वो सब कौन बॉडी करवाती है, वो करवाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस हो, इन सभी इलेक्शंस को कौन एडमिनिस्टर करता है, वो करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आपको ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद अगर हम इसके बैकग्राउंड का बात करें तो जो हमारा पार्ट 15 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है इलेक्शन से पूरा का पूरा। ठीक है, और यहाँ पर आप कह सकते हो इसी कमीशन को उसने एस्टेब्लिश किया है ताकि जो इलेक्शन वाली चीज़ें हैं इन सब मैटर को वो देख सके। जो इलेक्शन कमीशन है इसको एस्टेब्लिश किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लगभग 25 जनवरी 1950 में। तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो डील करता है किसके लेकर, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स हो गए, उनके पावर्स, फंक्शन, टेन्योर, एलिजिबिलिटी, इन सब को लेकर ये डील करता है। तो आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर इस पूरे कमीशन का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब इसके अंदर कौन कौन होता है, तो हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। देखो, मल्टी मेंबर बॉडी है, बहुत सारे मेंबर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसके अंदर होता है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं, आपको ध्यान रखना है।
इसका जो मेन सेक्रेटेरिएट है वो लोकेटेड है न्यू दिल्ली के अंदर। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, इनको अपॉइंट कौन करता है, ये भी क्वेश्चन दिमाग में उठेगा। बिल्कुल, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो आपको ध्यान रखना है। और इनका जो टेन्योर होता है वो लगभग 6 साल का होता है, और जो मैक्सिमम एज लिमिट होती है वो होती है 65 ईयर्स की। ओके, अब आप कहोगे कि यहाँ पर इनका सैलरी वगैरह जो ये रिसीव करते हैं वो कैसा होता है। तो यहाँ पे जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको जो यहाँ पे सैलरी मिलती है, उनको जो पर्क्स मिलते हैं, बिल्कुल सिमिलर यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये सारी चीज़ें मिलती हैं, साथ ही साथ इलेक्शन कमिश्नर को भी मिलती हैं। ओके, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर हो, दोनों को अपॉइंट कौन करता है, तो वो करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, अब एक क्वेश्चन ये भी आएगा, चलो अपॉइंट कर लिया, अब इनको रिमूव करना हो तो रिमूव कैसे किया जाएगा। बिल्कुल देखो, इनको रिमूव करने का प्रोसीजर भी है, और रिमूव करने का प्रोसीजर भी बिल्कुल सिमिलर है, जैसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करते हैं उसी प्रकार से चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर जो इलेक्शन कमिश्नर है, एक तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी रिमूव किया जा सकता है उनके ऑफिस से। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अब प्रोसीजर क्या होगा रिमूव करने का। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें देखनी है। हाई कोर्ट के जज हो गए या सुप्रीम कोर्ट के, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए, ठीक है, यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो रहा है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल हो गए। तो इन सब लोगों को रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। कैसे किया जा सकता है, पार्लियामेंट के थ्रू यहाँ पर रिमूव किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर कब रिमूव किया जाएगा, जब ये लोग मिसबिहेव करेंगे। इनके मिसबिहेवियर पूरी तरह से प्रूव होगा, हाँ भाई मिसबिहेव किया गया है इनके द्वारा, तो उसके बाद इनको रिमूव किया जा सकता है। साथ ही साथ या फिर इनके अंदर इनकैपेसिटी हो, इनकैपेबल है, सक्षम है नहीं काम करने के लिए, अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए, तो इनको रिमूव किया जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। रिमूवल के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, एक स्पेशल मेजोरिटी चाहिए 2/3 मेंबर के साथ, ठीक है, जो भी प्रेजेंट होंगे उनकी वोटिंग चाहिए, और यहाँ पर उस स्पेशल मेजोरिटी से यहाँ पर रिमूव किया जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जो यहाँ पर जजेस होते हैं या फिर यहाँ पे आप कह सकते हो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए, इन सबको जो रिमूव किया जाता है तो इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल हो जाता है कभी कभी, इम्पीचमेंट, ठीक है। आपको ध्यान होगा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले विवाद भी चला था, कुछ दिन काफ़ी टाइम हो गया है, इम्पीचमेंट वर्ड यूज़ हो रहा था इनके लिए। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी जब यहाँ पर जो जज होते हैं या फिर कॉम्प्ट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया होते हैं या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जब इन 3 लोगों को हम लोग रिमूव करेंगे तो उनके लिए इम्पीचमेंट वर्ड यूज़ नहीं होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। इम्पीचमेंट वर्ड सिर्फ और सिर्फ यूज़ होता है प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए। ओके, हाँ, प्रेसिडेंट का भी रिमूव किया जा सकता है उनको इम्पीचमेंट के प्रोसेस के थ्रू। क्वेश्चन ये है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मेन फंक्शन यही है, जितने भी हमारे बॉडीज़ हैं, ठीक है, उन सब के अंदर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना, पार्लियामेंट्री हो, लेजिस्लेचर हो, तो हर एक इलेक्शंस को यहाँ पर कंडक्ट करवाते हैं। साथ ही साथ प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के जो ऑफिस होते हैं उनके अंदर भी इलेक्शंस यहाँ पर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करवाता है। उसके साथ साथ जो टाइमली इलेक्शन या फिर बाई इलेक्शंस होते हैं वो सब भी ईसीआई कंडक्ट करवाता है, जैसे कि यहाँ पे बाई इलेक्शंस के बारे में चर्चा हो रही है। उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे मतलब इनके वो देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि फंक्शंस है। सबसे पहली बात, इलेक्शन करवा रहे हो तो यहाँ पर एक सिंबल देना होता है, पॉलिटिकल पार्टी को रिकग्नाइज करना होता है, या पॉलिटिकल पार्टी है इसको सिंबल देना होता है, पोलिंग स्टेशंस लगाने होते हैं, ठीक है, ईवीएम को सेट करना होता है, तो वो सारा काम यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखता है। तो इसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट बॉडी है ये। उसके बाद आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। तो आपको मालूम होगा आज के टाइम पर टोक्यो पैरालंपिक्स चल रहे हैं, पैरालंपिक्स के अंदर जो डिसेबल पर्सन होते हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो पैरालंपिक्स के अंदर अभी हाल ही में 2 गोल्ड एक ही दिन पर आए थे, आपको मालूम होगा, हमने डिस्कशन भी किया था कि 2 गोल्ड एक साथ आ गए हैं शूटिंग के अंदर और जैवलिन थ्रो के अंदर। अब फिर से यहाँ पर 2 गोल्ड एक साथ आ चुके हैं कल के दिन। तो इंडिया ने अपनी पोजीशन मेंटेन करी है, 26 पोजीशन आज के टाइम पर इंडिया की मेंटेन हो चुकी है ओवरऑल टोक्यो पैरालंपिक्स के अंदर। ओके, तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। उसके साथ साथ यहाँ पे बताया गया अभी तक हमारे पास कितने मेडल आ चुके हैं, मैं आपको टोटल बताता हूँ, ठीक है। टोटल हमारे पास लगभग इंडिया के पास 4 गोल्ड आ चुके हैं, ठीक है, 7 सिल्वर मेडल हैं और 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो पैरालंपिक्स के अंदर यहाँ पर आप कह सकते हो इन लोगों ने काफ़ी हद तक अच्छा करके दिखाया है, बहुत ज़्यादा बेटर करके दिखाया है, ठीक है। और अभी कल के दिन लगभग आप कह सकते हो कि 2 गोल्ड देखने को मिला है, 1 सिल्वर देखने को मिला है और 1 ब्रॉन्ज भी आया है। ओके, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। तो ये ओवरऑल आपको ये मेडल्स ध्यान रखने हैं, ये आपसे वनडे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये आर्टिकल आगे भी देखने को मिलेगा और आगे भी यहाँ पर इसके बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद आगे एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिल जाएगा आपको, जैसा मालूम होगा अफगानिस्तान, तालिबान, ये चर्चा में ये जो वर्ड है ना सबको रट गए होंगे कि अफगानिस्तान क्या है, तालिबान क्या है, सब कुछ पता होगा। अब यह है, आपको मालूम होगा अभी यहाँ पे हाल ही में हम लोगों ने मतलब इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है उससे बातचीत करी थी।
वो बातचीत कहाँ पे हुई थी? दोहा के अंदर हुई थी। ठीक है, आपको मालूम होगा, अभी मैं आपको बताता हूँ, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं। तो उसको देखते हुए यहाँ पे बोला गया है, देखो आज के टाइम पर जो है अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान है, ठीक है, तालिबान का पूरी तरह से कंट्रोल है और ये लोग यहाँ पर सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार बना नहीं पा रहे हैं। गवर्नमेंट को बनाने के लिए यहाँ पर बार बार डिले देखने को मिल रहा है। इन्होंने पता है क्या बोला था, 31 अगस्त तक तालिबान की सरकार बन जाएगी, लेकिन नई सरकार अभी तक नहीं बनी है। 5 सितंबर हम लोग को ये देखने को मिल चुका है। क्यों? क्योंकि आपस में लोग पावर्स के लिए लड़ते हुए नजर आएंगे। ठीक है, हर एक की मांग ये है कि मेरे पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए, मेरे पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए, तो ये पावर्स के लिए लड़ते हुए नजर आएंगे। तो अभी तक यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा नहीं, ये चीज़ हम लोगों ने देखी है। उसके बाद यहाँ पर चर्चा की गई, आपको मालूम होगा अभी हम लोगों की मीटिंग हुई है दोहा में, लगभग आप कह सकते हो दोहा के अंदर जो हमारे जो एक तरीके से इंडियन एम्बेसडर हैं टू कतर, ठीक है, दीपक मित्तल साहब, इन्होंने यहाँ पर मीटिंग करी। ट्यूसडे में ये मीटिंग हुई थी और उसके बाद यहाँ पर ये मीटिंग जो हुई थी वो तालिबान की रिक्वेस्ट पर हुई थी। आपको ध्यान रखना है, इस वर्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। ये मीटिंग तालिबान की रिक्वेस्ट पर ही हुई थी और यहाँ पर बातचीत करके हम लोगों ने एक तरीके से ये बोला है तालिबान से कि आज के टाइम पर एक तरीके से वहाँ पे पीस को मेंटेन किया जाए। साथ ही साथ जो इंडिया के लोग हैं उनको हम लोग सिक्योरली वहाँ से निकालें। अफ़गान नेशनल्स वहाँ पे अगर इवैक्यूएट करना चाहते हैं, एक तरीके से अफ़गान नेशनल्स वहाँ पे छोड़ना चाहते हैं तालिबान को या अफ़गानिस्तान को, तो वो लोग छोड़ सके शांतिपूर्वक। ये सब यहाँ पर डिस्कशन किया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही हैं, लेकिन आज के टाइम पर अभी भी यहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्मेशन नहीं हुआ है, उसी को लेकर चर्चा की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन है ये डिले होता जा रहा है तालिबान के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये लोग हक्कानी जो नेटवर्क है उससे अपने रिलेशंस को थोड़ा मेंटेन करते हुए नजर आएंगे और हक्कानी रिलेशन के लिए आप कह सकते हो एक तरीके से ये काफ़ी हद तक खतरा है इंडिया के लिए। ठीक है, इंडिया को हमेशा ये टारगेट करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन है अब आज के आने वाले टाइम पर, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये भी हम लोग आने वाले टाइम पर देख सकते हैं। ओके, तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर बताई गई हैं। ज़्यादा कुछ एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है कि हाँ एग्जाम के लिए हम लोग ये नोट डाउन करके रख लें, तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। एक आर्टिकल ऐसा है जिसको पढ़कर समझ कर उसको हटा दो। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल देखने को मिलेगा। हाँ, यह आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको मालूम होगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में, पिछले साल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। अब क्या है, ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जल्द से जल्द रेडी हो जाएगा ऐसा बोला गया है, जिसकी अब जो अपनी डेट बताई गई है इसकी, उससे पहले हो सकता है यहाँ पर ये तैयार हो जाए। जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है, आपको मालूम होगा ट्रायंगुलर शेप में नई बिल्डिंग बन रही है और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो बोला गया ये अपने टाइम पे से पहले भी तैयार हो सकती हैं और मतलब टाइम पर तो तैयार करना ही है। यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, ये आप पिक्चर देख पा रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, डोंट वरी मैं अभी आपको बताऊँगा। उसके बाद यहाँ पर बताया गया लगभग 10 सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग्स हैं जो कि अभी डिले में चल रही है, यहाँ पे थोड़ी सी देरी चल रही है, बट जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है वो अपना टाइम टू टाइम चल रहा है। इसको हमें एक तरीके से कंप्लीट करना है अगले रिपब्लिक डे तक, 2022 तक इसका कंप्लीशन का टारगेट है। एक तरीके से कंप्लीट करने को बोला है नवंबर 2022 तक, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा, ऐसा यहाँ पर अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं क्या होगा आने वाले टाइम पर, ये कंप्लीट हो पाता है टाइमली या नहीं हो पाता है, ये चीज़ें भी हम लोग को देखने को मिलेंगी। यहाँ पे थोड़ा बहुत जो डिले हुआ है वो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से हुआ है और आगे भी अगर ये सिचुएशन ख़राब होती है तो हो सकता है थोड़ा सा और डिले हो जाए, बट अभी यहाँ पर सिचुएशन ख़राब नहीं होती है तो ये प्रोजेक्ट टाइमली हमारा कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। इसी प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि नया कन्वेंशन सेंटर हो गया या फिर जो नॉर्थ साउथ ब्लॉक हैं उनको नया करा जा रहा है। ठीक है, एक तरीके से नेशनल म्यूजियम की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये सब थोड़ा थोड़ा आगे आगे कंप्लीट होता रहेगा। जो मेन काम है अभी बिल्डिंग्स और ये जो हमारी पार्लियामेंट है इसको पहले पूरा किया जाए, बाकी जो थोड़ा थोड़ा काम है वो आगे पूरा होता रहेगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा और टाइम लगने वाला है, बट मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी बहुत डिटेलिंग बता देता हूँ ना। आप लोगों को ये वाला पिक्चर दिख रहा होगा, इसको मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया है, तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ पाओगे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है एग्जैक्टली। सबसे पहले आपको करना क्या है, मतलब आप देख पाओगे दिल्ली के अंदर इंडिया गेट जो है, इंडिया गेट पर गए, इंडिया गेट से बिल्कुल सामने देखोगे तो कुछ दूरी पर आपको यहाँ पर सामने बिल्कुल राष्ट्रपति भवन देखने को मिलेगा। ठीक है, लगभग 3 किलोमीटर का लंबा रास्ता है जो है राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक, ये पूरा का पूरा रास्ता जो है। ठीक है, यहाँ पर आपको राष्ट्रपति भवन देखने को मिल जाएगा, बीच में राजपथ भी पड़ता है, आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर परेड होती है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर पहुँचे आप तो आसपास आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत सारे नए नए कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, मतलब ये कंस्ट्रक्शन है, इनको एक तरीके से रिफर्बिश किया जा रहा है, इनको ही नया किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस वाले एरिया में, मैं आप थोड़ा सा जूम करता हूँ, यहाँ पे आप क्लियरली देख पाओगे इस वाले एरिया में, सॉरी यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर ये जो गोल वाली बिल्डिंग है ये हमारा पुराना वाला पार्लियामेंट है।
ठीक है। अब ये जो ट्रायंगुलर वाली बिल्डिंग आपको दिख रही है, छोटा सा ट्रायंगल, ये नया वाला पार्लियामेंट आपको देखने को मिलेगा। तो नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है यहीं पर एग्जैक्टली पुराने वाले के पास में ही बन रही है, ठीक है। ये नया पार्लियामेंट इसी प्रोजेक्ट के अंदर आता है जिसको हम लोगों ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बोला है। उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, जैसे कि कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट हो गया, ये हो गया। उसके बाद नए नए रेसिडेंस बन रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए और वाइस प्रेसिडेंट के लिए। नए रेसिडेंस कहाँ पर बन रहे हैं, ये आपको दोनों देखने को मिलेंगे। उसके बाद नई बिल्डिंग बन रही है हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की, वो यहाँ पर बन रही है। तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये पूरा डेवलप हो रहा है। ये है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। इसी रास्ते में जितनी भी चीज़ें उनको डेवलप किया जा रहा है। ओके, उसके बाद जो कॉस्ट है वो देखो बढ़ती हुई नज़र आएगी, बट अभी के लिए यहाँ पर 20,000 करोड़ बताया जा रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर जो प्रोजेक्ट होता है उसकी कॉस्ट इंक्रीज डिक्रीज होती हुई नज़र आती है, इंक्रीज ही होती है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी चर्चा में इस बार क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नाउ यहाँ पर कुछ और मैंने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल दी थी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, जो कि मैंने पहले ही बता रखी है। ये प्रोजेक्ट क्या क्या, ये सारी चीज़ें वो तो मैंने भी आपको पिक्चर के थ्रू सब चीज़ें क्लियर कर दी हैं। बट यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आज के टाइम पर सेंट्रल विस्टा है ना न्यू दिल्ली के अंदर, जो आज के टाइम पर आपको राष्ट्रपति भवन देखने को मिलेगा, पार्लियामेंट हाउस देखने को मिलेगा, 9 साउथ ब्लॉक है, इंडिया गेट है, नेशनल आर्चीव्स है, ये सब यहाँ पर सेंट्रल विस्टा के अंदर में ही आता है, ठीक है। इन सबको नया करने की बात की गई है, नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, ये जो कि अभी हमने पिक्चर में डिस्कस किया है। बट यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्या है। दिसंबर 1911 की बात है, किंग जॉर्ज 5 थे, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया दिल्ली दरबार के अंदर, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर क्या अनाउंसमेंट किया था कि पहले इंडिया की कैपिटल क्या हुआ करती थी, कैलकाटा। तो इंडिया की कैपिटल को कैलकाटा से शिफ्ट किया जाएगा कहाँ पर, दिल्ली में। अब यहाँ पर कैपिटल शिफ्ट हो गई, दिल्ली आ गई। तो जो दिल्ली दरबार था, इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से बहुत सारी चीज़ें हो, एक तरीके से यहाँ पर किंग जॉर्ज 5 थे, अब इन्होंने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन करवाने की कोशिश की। तो यहाँ पर नए नए कंस्ट्रक्शन करे गए। तो कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए आर्किटेक्चर चाहिए थे, आर्किटेक्ट चाहिए थे। तो आप कह सकते हो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक तरीके से नया शहर बनाने के लिए ये दिया गया पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एडविन ल्यूटन को, ठीक है। एडविन ल्यूटन को यहाँ पर ये प्रोजेक्ट दिया गया था। आपको ध्यान रखना है, एडविन ल्यूटन और हर्बर्ट ब्रेकर, ये दोनों यहाँ पर मोस्ट प्रोमिनेंट आर्किटेक्ट हैं। एडविन ल्यूटन बिलोंग करते थे यूरोपियन से और यूरोप से, और हर्बर्ट ब्रेकर थे ये साउथ अफ्रीका से। हर्बर्ट ब्रेकर एक आर्किटेक्ट थे जिन्होंने यहाँ पर यूनियन बिल्डिंग जो प्रिटोरिया है साउथ अफ्रीका के अंदर, वहाँ के आर्किटेक्ट देखने को मिले थे। उसका जो पार्लियामेंट हाउस है, जो आज के टाइम पर हमारा गोल वाला पार्लियामेंट है ना, उसको डिज़ाइन दोनों ने मिलकर किया है, ल्यूटन ने और बेकर ने। आपको ध्यान रखना है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ये क्वेश्चन पहले पता नहीं एसएससी के शायद एग्जाम में पूछा गया था। उसके बाद यहाँ पे जो राष्ट्रपति भवन है, इसको डिज़ाइन किया गया था एडविन ल्यूटन के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है, अभी जो पार्लियामेंट हाउस गोल वाली बिल्डिंग है हमारी, वो दोनों के द्वारा मिलकर बनाया गया था, और राष्ट्रपति भवन को डिज़ाइन किया था एडविन ल्यूटन ने। बाकी जो सेक्रेटेरिएट एंड नॉर्थ साउथ ब्लॉक्स जो आपको देखने को मिलेंगे, वो डिज़ाइन करे गए थे हर्बर्ट ब्रेकर के द्वारा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को काम आ सकती है। आगे बढ़ेंगे ना, यहाँ पर आपको एक आर्टिकल देखने को मिलेगा। अभी क्या था, देखो शटडाउन देखने को मिला था, ठीक है। कश्मीर वैली के अंदर पूरा का पूरा शटडाउन रहा है। अब थोड़ा थोड़ा चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, नॉर्मल चीज़ें पर आ रही हैं। अभी यहाँ पर ये शटडाउन क्यों हुआ था, आपको मालूम होगा। जो सैयद अली शाह गिलानी हैं, ठीक है, एक लीडर थे, सेपरेटिस्ट लीडर थे, इनकी डेथ हुई, ठीक है। अभी उसके बाद यहाँ पर 3 दिन से चीज़ें शटडाउन है। इंटरनेट सर्विस वहाँ पर नहीं है, मोबाइल कॉलिंग नहीं है, ब्रॉडबैंड सर्विस नहीं है। पहले तो ये चीज़ें थी, अभी आ चुकी थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर ये काफ़ी दिनों से बंद कर रखा है। तो अब यहाँ पर वापस से देने की बात की गई है। अभी यहाँ पर बोला गया संडे यानी कि आज के दिन थोड़ा बहुत यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएंगी, थोड़ा सा चीज़ें रीओपन की जाएंगी। ओके, तो उसके बारे में यहाँ पर ये बात की गई है। आप यहाँ पर पिक्चर देख पा रहे होंगे, पिक्चर के अंदर बताया गया है एक तरीके से क्लैम्प डाउन इम्पोज करा है। जो सैयद अली शाह गिलानी थे, इनकी डेथ हुई, इसके बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत शट डाउन यहाँ पर देखने को मिला है। ओके, तो अभी जो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह है वो थोड़े से कम होते हुए नजर आएंगे, और यहाँ पर आप कह सकते हो चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल होती हुई नजर आएंगी। अभी बोला है धीरे धीरे हम लोग चीज़ों को वापस से यहाँ पर देने वाले हैं, और संडे में यहाँ पर जो भी एक तरीके से मोबाइल कॉलिंग है और इंटरनेट सर्विस है वो रिस्टोर कर दी गई है फ्राइडे की नाइट तक, और इंटरनेट सर्विस जो है रिस्टोर कर दिया जाएगा संडे में, यानी कि आज की दोपहर तक ये बाकी इंटरनेट सर्विस भी रिस्टोर कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे सिचुएशन इंप्रूव होगी उसके बेसिस पर ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ खबर आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, ये ज़बरदस्त है, इसको एज एग्जाम्पल इस्तेमाल कर सकते हो एथिक्स के अंदर, जीएस पेपर 4 में। यहाँ पे आर्टिकल में चर्चा हो रही है प्रमोट योगा को प्रमोट किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर योगा को कैसे प्रमोट किया गया है, जो आप काम कर रहे हो, कहीं ऑफिस में काम कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा, ठीक है। ब्रेक ऐसा योगा की फॉर्म में मिलने वाला है कि आपको योगा के लिए वो ब्रेक है, ठीक है। स्टाफ के लिए यहाँ पर ब्रेक दिया जा रहा है, ऐसा यहाँ पे ये सारे स्टेटमेंट दिया गया है हमारी सेंटर के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। तो केंद्र सरकार ने बोला है सभी डिपार्टमेंट से कि आप लोग 5 मिनट का योगा ब्रेक दो सभी एम्प्लॉयज़ को, जिसको वाई ब्रेक बोला गया है। इससे क्या होगा, वो एम्प्लॉय 5 मिनट का ब्रेक लेगा, रिफ्रेश होगा, डी स्ट्रेस होगा, मतलब जो भी उस पर स्ट्रेस चढ़ा हुआ है वो कम होगा,
अपना फोकस वापस से लगा सकेगा, और फोकस वापस से जनरेट होगा तो मतलब वो उसका जो काम है उसकी जो इन्हेंस काम है उसकी कैपेसिटी भी इन्हेंस होने वाली है। ओके, अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई। आयुष मिनिस्ट्री ने डिज़ाइन किया है इस 5 मिनट के योगा प्रोटोकॉल को, ठीक है, जो वर्क प्लेस है उनके लिए यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे शहर हैं जहाँ पर ऑलरेडी चलता है, लेकिन आज के टाइम पर यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर इसको अप्लाई करने की बात की गई है कि इस वाई योगा का बहुत बड़ा एक रोल देखने को मिलेगा आने वाले टाइम पर भी। तो इससे काफ़ी हद तक रिफ्रेशमेंट वगैरह देखने को मिलता है और इंसान की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर वो कंपनी को भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा, डिपार्टमेंट को ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा। ओके, तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, कोई ज़्यादा बुरा नहीं है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि 5 मिनट का यहाँ पर एक योगा ब्रेक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक स्टेटमेंट है कि देखो बहुत सारे विमेन है उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बहुत सारे विमेन है उनको रिप्रेजेंटेशन मिला है, इसको लेकर चर्चा है। क्या है एग्जैक्टली तो मैं अभी आपको बताता हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन साहब ने सैटरडे में यहाँ पर बोला कि देखो बहुत कम जो विमेन है उनको रिप्रेजेंटेशन मिला है एक टॉप लेवल पर, उनको एडमिट किया गया है, केवल आप कह सकते हो लगभग 11% वेमेन है, 11% रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा वेमेन का हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है उसमें केवल और केवल 11% एक तरीके से बोला गया रिप्रेजेंटेशन है वेमेन का, ठीक है। और उस आप कह सकते हो कि मतलब आज के टाइम तक इतना टाइम हो चुका है, हमें अभी भी वेमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। और बोला गया है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा ही बोला गया है कि जो वेमेन का रिप्रेजेंटेशन है वो लगभग 50% तक होना चाहिए था, लेकिन आज के टाइम पर ये 11% देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आगे यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में चर्चा होने लगी है, जैसे कि आपको मालूम होगा कल हमने डिस्कशन किया था कॉलेजियम सिस्टम का। तो अभी यहाँ पर काफ़ी सारे जजेस को अपॉइंट किया गया है, लगभग 9 जजेस को अपॉइंट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उन 9 जजेस में से जो 3 तो हैं वो वेमेन हैं, ठीक है। ऐसा पहली बार देखने को मिला कि 3 वेमेन को लगातार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस के तौर पर अपॉइंट किया गया है। आज के टाइम पर कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर 4 वेमेन जजेस देखने को मिलेंगी। आपसे क्वेश्चन ये भी रहेगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओवरऑल जज कितने होते हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड कर ये बताना। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या है कि अभी हम लोगों ने देखा ये हो गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस को अपॉइंट किया गया। साथ ही साथ हमने देखा अभी हाई कोर्ट के लिए भी बहुत सारे जजेस को अपॉइंट किया गया। कल हमने डिस्कशन किया था जजेस को कैसे अपॉइंट करते हैं, वो सब भी हम लोगों ने कल देखा था कि लगभग 68 जजेस को लगभग 12 हाई कोर्ट के लिए अपॉइंट किया गया है, लेकिन फिर भी जो वेमेन का रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी हद तक कम देखने को मिलेगा। ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा, मतलब जो बहुत कम वेमेन है जो कि आज के टाइम पर टॉप पर देखने को मिलती हैं। नाउ आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है और हमने अभी यहाँ पर पिछले कुछ दिन पहले यहाँ पर डिस्कशन किया था स्टबल बर्निंग को लेकर। स्टबल बर्निंग की दिक्कत आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। मतलब स्टबल बर्निंग मतलब जो कि आज के टाइम पर आप इस पिक्चर पर देख पा रहे होंगे, जो पराली होती है उसको जला दिया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद नई फसल उगाई जाती है, तो यहाँ पर पराली को जलाने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इनका एक सोल्यूशन लेकर आ चुके हैं। सोल्यूशन क्या है वो हम डिस्कशन करने वाले हैं, आर्टिकल इंपॉर्टेंट है मतलब। तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि अभी यहाँ पर हम लोग पास में आ रहे हैं कि अभी विंटर्स आ रहे हैं, विंटर्स में यहाँ पर ये पराली जलती हुई नज़र आती हैं और हर साल यहाँ पर इस चीज़ को लेकर बहुत विवाद होता है, ठीक है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह हो, बहुत विवाद होता है। पिछले साल भी बहुत विवाद हुआ था स्टबल बर्निंग को लेकर, ये ठंडियों के टाइम पर ही देखने को मिलता है, ठीक है। अब क्या इन्हें नई क्रॉप उगानी होगी, तो नई क्रॉप उगाने के लिए मतलब सीधा सा यहाँ पे सस्ता सा यही उपाय है कि फटाफट इसको जला दो और दूसरी नई क्रॉप उगा दो लो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिली हैं। बट अब क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट है यानी पंजाब गवर्नमेंट ने यहाँ पर कोशिश ये करी है कि इस पराली को वेस्ट से वेल्थ में जनरेट करा जाए, यानी जो ये बेकार है, कूड़ा है, इसको जलाया जा रहा है, उससे यहाँ पे हम लोग पैसा कमा सकें। तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, अब ये बहुत अच्छा स्टेप उठाएगा। यहाँ पर आपको देखना है गवर्नमेंट ने रिसेंटली डिसाइड किया कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इंस्टॉल करी जाएंगी, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ जो भी इंडस्ट्रीज़ होंगी ना वो इंस्टॉल करेंगी पैडी स्ट्रॉ फायर्ड बॉयलर्स, ठीक है। ये बॉयलर होता है, उस बॉयलर को इंस्टॉल किया जाएगा जहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इस पराली का इस्तेमाल करेंगी। तो आपको ध्यान रखना है, अब आप कहोगे इंडस्ट्री ज़बरदस्ती इस्तेमाल करेंगी, तो इंडस्ट्री को इसका पैसा भी मिलेगा। सरकार ने बोला है हम लोग इंसेंटिव प्रोवाइड करवाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट ने बोला इन इंडस्ट्रीज़ को हम लोग इंसेंटिव प्रोवाइड करवाएंगे। आप स्टीम जनरेट वाला एक कैपेसिटी लगभग आप कह सकते हो स्टीम जनरेशन वाला बॉयलर को इंस्टॉल करो और इस पराली का आप इस्तेमाल करो, और यहाँ पर जो फार्मर है उनको इनकम जनरेट होगी, फार्मर को कुछ पैसा मिल जाएगा इसके थ्रू। साथ ही साथ जो यहाँ पर आप कह सकते हो इंडस्ट्री वाले हैं उनको भी यहाँ पर इंसेंटिव जनरेट हो जाएगा। इंडस्ट्री के लिए इंसेंटिव जो है वो यहाँ पर सरकार प्रोवाइड करवा रही है, और सरकार ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि हम लोग अभी आने वाले टाइम पर काफ़ी पैसा देने वाले हैं स्टार्टिंग के
50 इंडस्ट्रीज़ को। स्टार्टिंग के 50 इंडस्ट्रीज़ के लिए 25 करोड़ का यहाँ पर इंसेंटिव लाया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये लोग यहाँ पर इनका मेन काम ये रहेगा कि ये लोग एक बॉयलर को इंस्टॉल करें और इस पराली का इस्तेमाल करें, और इस पराली का इस्तेमाल कर यहाँ पर आप कह सकते हो इस पराली को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, जो ये पैडी है ना, इसको एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाएगा बॉयलर्स के अंदर, एज अ फ्यूल की तरह यहाँ पर इसको इस्तेमाल करने वाले हैं और वो बॉयलर काम करेगा। देन उसके बाद यहाँ पर इसका इस्तेमाल सही तरीके से होगा, पोल्यूशन होगा नहीं, और आप कह सकते हो यहाँ पर फार्मर्स के ऊपर से जो यहाँ पर ये दिक्कत थी ये हट जाएगी, प्लस इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा, फार्मर्स को भी फ़ायदा होगा, सब तरफ से यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सबको बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। ओके, नाउ अब स्टबल बर्निंग के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ, सटीक चीज़ें जो कि एग्जाम में डायरेक्टली आप लिख सकते हो। यहाँ पर ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 प्लस जीएस पेपर 3 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टबल बर्निंग एग्जैक्टली क्या होती है? देखो, स्टबल हम लोग पराली भी बोलते हैं, ये एक तरीके से यहाँ पर जो एक तरीके से फसल होती है, हमने कटाई कर दी, उसके बाद जो छोटा छोटा नीचे बच जाता है उसके अंदर आग लगा देते हैं, उसको जला देते हैं, ठीक है, ये हम लोग को देखने को मिलता है। इसको जलाकर दूसरी क्रॉप उगानी होती है और उसके बीच में टाइम कम होता है, तो इसको जलाना ही एक सबसे चीपेस्ट और सबसे फास्टेस्ट तरीका देखने को मिलता है। इसी वजह से स्टबल बर्निंग जैसी सिचुएशन हम लोग को देखने को मिलती है। ओके, और स्टबल बर्निंग से नुकसान भी बहुत हैं। देखो, नुकसान बहुत हैं, प्लस उसके बाद यहाँ पर कारण भी बहुत है। कारण यह है टेक्नोलॉजी नहीं है, आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी नहीं है बहुत सारे फार्मर्स के पास, और बहुत सारे फार्मर्स के पास है तो बहुत सारे फार्मर्स के पास यहाँ पर नहीं है, तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर यहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर ऐसी चीज़ें अपनानी ही पड़ेंगी। ओके, फिर उसके बाद आप देख सकते हो स्टबल बर्निंग के इफेक्ट क्या होते हैं। स्टबल बर्निंग के बहुत बड़े इफेक्ट है। सबसे पहला पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है स्टबल बर्निंग की वजह से। बहुत ज़्यादा जहरीली जो गैसेस हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ होती हैं, जैसे मीथेन हो गया, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, तो आपको ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पर कार्सिनोजिक प्लाईसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया, तो ये बहुत सारी गैसेज हैं जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती हैं इन स्टबल बर्निंग की वजह से, और वो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए नुकसान तो है ही, साथ ही साथ ह्यूमन हेल्थ के लिए भी नुकसान है। तो जैसे मैंने आपको बताया, जितना भी यहाँ पर ये एनवायरनमेंट के अंदर फैल रहा है, इससे ह्यूमन हेल्थ भी काफ़ी हद तक अफेक्ट होता हुआ नज़र आता है। उसके बाद और नुकसान ये देखने को मिलता है स्टबल बर्निंग की वजह से, जो सॉइल की फर्टिलिटी है, जो मिट्टी है उतनी उपजाऊ निकलती नहीं है, सॉइल फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, प्लस जो सॉइल के अंदर मॉइस्चरनेस होता है वो मॉइस्चरनेस भी खत्म हो जाता है इस स्टबल बर्निंग की वजह से, ठीक है, वो मॉइस्चरनेस सूख जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो फिलीपीन है उसने पहले तो इंडिया के साथ ट्रैवलिंग को बैन कर रखा था, बट अभी इस ट्रैवल को लिफ्ट कर दिया गया है। ट्रैवल को एक तरीके सॉरी जो ये बैन है इसको हटा दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो है आ जा सकेंगे फिलीपींस के अंदर। ये सब काम किया गया था कोविड-19 को देखते हुए, आपको मालूम होगा, ठीक है, कोविड-19 की वजह से यहाँ पर ये काफ़ी सारे बैन्स वगैरह लगाए गए थे। उसके बाद आएंगे पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज़ अ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। यहाँ पे एक आर्टिकल है, चर्चा हो रही है तालिबान के बारे में, उसके बाद पंजशीर के बारे में। आपको मालूम होगा कि तालिबान अभी देखो इसमें कितना विवाद चल रहा है। मैं आपको पहले एक मैप दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोगों मैप देख पा रहे होंगे, ये अफ़गानिस्तान का मैप है, और अफ़गानिस्तान के मैप में ऊपर आपको ये रेड कलर का जो डॉट है, सॉरी वाइट कलर का अंदर डॉट दिख रहा होगा, ये काबुल है। काबुल अफ़गानिस्तान की कैपिटल है। 15 अगस्त को क्या किया, जो तालिबान है, तालिबान ने देखो ओवरऑल अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया है। अभी 15 अगस्त को काबुल के ऊपर भी कब्जा कर लिया था। अब काबुल से ऊपर हल्का सा ऊपर आप देख पाओगे तो यहाँ पर यह है पंजशीर वैली। अब जो ये पंजशीर वैली वाला एरिया है ना, इसको यहाँ पर तालिबान कब्जा नहीं पाया है, तालिबान कैप्चर नहीं कर पाया है। अभी यहाँ पर लड़ाई चल रही है इसको लेकर, ठीक है। एक तरीके से आप कह सकते हो दोनों के बीच में जो अपोजिशन तरफ है, पंजशीर वैली के अंदर अफगान रेजिस्टेंस फोर्स आपको देखने को मिलेगी, जो कि तालिबान के बिल्कुल अगेंस्ट में, जिसको आप एंटी तालिबान बोल सकते हो। तालिबान के बिल्कुल अगेंस्ट में, वो नहीं चाहते तालिबान के साथ जुड़ना, और ना ही पंजशीर वैली को देना चाहते हैं तालिबान के हाथ में। तो इसके लिए काफ़ी लड़ाई चली। तालिबान चाहता है पूरा कंट्रोल होना चाहिए, पंजशीर वैली भी हमारे हाथ में आनी चाहिए, इसको लेकर लड़ाई चल रही है। इनफैक्ट यहाँ पर कल तो ऐसा अनाउंसमेंट हो चुका था, शायद परसों अनाउंसमेंट हो चुका था, यहाँ पर तालिबान ने खुद अपने आप से अनाउंस कर दिया कि हमने पंजशीर वैली के ऊपर कब्जा कर लिया है, पंजशीर वैली हो गई अब तालिबान की। लेकिन फिर उसके बाद दूसरी तरफ से स्टेटमेंट आता है कभी यहाँ पर कोई कब्ज़ा नहीं हुआ है, और एक तरीके से पंजशीर वैली अभी उन लोगों के हाथ में ही है, ठीक है। मतलब कि अभी यहाँ पर जो अफगान एंटी तालिबान जो है फोर्सेस हैं उनके हाथ में पंजशीर वैली है, ऐसा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो तालिबान चाहता है कि देखो पहले भी पंजशीर वैली जो जब पहले तालिबान का टाइम हुआ करता था, तालिबान का शासन हुआ करता था अफगानिस्तान के अंदर 1996 से लेकर 2001 के अंदर, तो पंजशीर वैली यहाँ पर तब भी उनके पास हुआ करती थी तालिबान के पास। तो चाहता है कि अभी भी यहाँ पर तालिबान के पास होनी चाहिए पंजशीर वैली। सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट है यहाँ पर देखने को मिल जाएगी।
यहाँ पर खुद जो एक तरीके से आप कह सकते हो बहुत सारे लोगों के द्वारा बोला गया सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। पंजशीर वैली को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है। बहुत सारी रिपोर्ट्स ये बता रही है कि पंजशीर वैली तालिबान के कब्ज़े में आ चुकी है, लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट्स ये बता रही है कि अभी भी पंजशीर वैली जो है तालिबान के कब्ज़े में नहीं आई है। आपने मैप में इसको देख ही लिया होगा, ये एक इंपॉर्टेंट एक तरीके से जगह बनने वाली है। उसके बाद आने वाले टाइम पर यहाँ पे गवर्नमेंट बनाने की बात की गई आपको, जैसे मैंने पेज नंबर 1 पे बताया है। तो वेमेन वगैरह भी काफ़ी हद तक प्रोटेस्ट कर रही हैं इन सब चीज़ों को लेकर। और वेमेन का कहना भी यह है कि देखो अब की बार जो यहाँ पर अफ़गानिस्तान के अंदर सरकार बनेगी, ठीक है, इसके अंदर वेमेन का रोल भी होना चाहिए, प्लस और भी बहुत सारे लोगों को देखना चाहिए, ठीक है। मतलब जो ह्यूमन राइट वोलेशन हो रहा था वो ना हो, वेमेन को अपने राइट्स मिले, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। प्लस बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करते हुए भी नजर आएंगे, ठीक है। जो तालिबान फाइटर्स हैं और जो पंजशीर वैली के अंदर फाइटर्स हैं, इनके आपस के बीच में लड़ाई भी हुई है और गन फायरिंग वगैरह भी यहाँ पर देखने को मिली अभी यहाँ पर हमें कुछ टाइम पहले। तो उसको लेकर यहाँ पर इसके अंदर चर्चा हुई है। फिलहाल अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं है कि यहाँ पर पंजशीर वैली किसके हाथ में है, ठीक है। बैटल चल रही है पंजशीर वैली के अंदर, ओके, कि किसके हाथ में ये जाएगा। अभी नई सरकार बनने वाली है, अगले सप्ताह तक यहाँ पर बनेगी, ऐसा यहाँ पे तालिबान बोल रहे हैं। अभी देखते हैं बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, क्योंकि तालिबान ने काफ़ी बार बता चुका है कि हाँ अब बन जाएगी गवर्नमेंट, अब बन जाएगी। अभी तक कोई गवर्नमेंट बनी नहीं है, ओके। उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, ज़बरदस्त आर्टिकल है ये वाला, एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस पिक्चर के अंदर क्या है। इस पिक्चर के अंदर ये जो देख रहे हो जानवर, आप लोगों ने आज के थंबनेल में भी देखा होगा, काफ़ी अजीब सा जानवर है। वो पता है एक छिपकली है। मतलब आप कहोगे कि क्या वाकई में, बिल्कुल वो छिपकली है, एक बहुत बड़ी छिपकली है। इंडोनेशिया के अंदर ये पाई जाती है, इसका नाम है कोमोडो ड्रैगन, ओके, हाँ नाम ही ड्रैगन है। तो लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो इसकी जो प्रजातियाँ हैं वो लगभग 1,38,000 देखने को मिलेगी। इसमें से जो 28% है वो आपको एक्सटिंक्शन पर देखने को मिलेगी, मतलब खतरे में है ये बहुत ज़्यादा। ये प्रजाति बहुत ज़्यादा खतरे में है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो इस प्रजाति के बारे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, मुझे मिल गई हैं सब जगह पर, जो कि आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्लस जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए अब यहाँ पे देखो आपका इस ना जानवर का आपको साइंटिफिक नेम नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें सर्च करके दे रहा हूँ, तो आपको नोट्स जो है एक जगह इकट्ठे मिल जाते हैं, आपको नोट्स सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती या किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मेरी कोशिश यही रहती है मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेंट और सटीक कॉन्टेंट यहाँ पर प्रोवाइड करवा सकूँ। तो ये जो कोमोडो ड्रैगन है इसका साइंटिफिक नेम है वारानस कोमोडेनेस, ठीक है, वारानस कोमोडेनेंसिस इसका साइंटिफिक नेम है। ये जो कोमोडो ड्रैगन है ये एक सबसे बड़ी और सबसे भारी छिपकली देखने को मिलेगी पूरे पृथ्वी के ऊपर। सबसे बड़ी यहाँ पर ये लेजर्ड देखने को मिलती है, ओके। इसका लंबा शरीर है, फ्लैट हेड है और एक तरीके से इसका मुंह राउंड सा आपको देखने को मिलेगा। स्किन है प्लस मैस्कुलर टेल इसकी देखने को मिल जाएगी। काफ़ी बड़ा साइज़ इसका देखने को मिलेगा, बड़े बड़े पार भी देखने को मिलेंगे इस छिपकली के। अब यहाँ पर बोला गया ये खाती क्या है, तो यार ये सभी चीज़ खा लेती है, ऑलमोस्ट एनीथिंग। यहाँ पर बोला गया चाहे वो इन्वर्टिब्रेट हो, बर्ड्स हो, मैमल्स हो, डियर, पेग, इवन जो बड़ी बड़ी बफेलो होती है उनको भी यहाँ पर ये खा लेते हैं। तो आप समझ सकते हो इसका साइज़ कितना बड़ा होगा। और इसकी जो ग्लैंड, एक वीनम ग्लैंड इसके अंदर पाई जाती है, उसमें जहर होता है, ठीक है। अब वो जो जहर है ना वो क्या करता है, वो एंटी कोगुलेंट छोड़ता है। एंटी कोगुलेंट, तो आपको ध्यान रखना है, एंटी कोगुलेंट एक ऐसा कंपाउंड है जो कि जो विक्टिम होगा, मतलब जो शिकार होगा इसका, ठीक है, मान लो यहाँ पर इसने किसी बफेलो को खाया, ठीक है, अब खाया तो उसमें से खून निकलने लगा, उसको दबोच लिया तो उसमें से खून निकलने लगा। अब जब खून निकलने लगा तो क्या होगा, आप क्या कह सकते हो कि ये क्या करेगा, ये छिपकली एंटी कोगुलेंट छोड़ेगा। एंटी कोगुलेंट क्या होता है, एंटी कोगुलेंट क्या करेगा, इसके ऊपर जैसे इसके शिकार के ऊपर गिरेगा, इसका खून जमेगा नहीं, इसका खून बहता ही रहेगा, बहता ही रहेगा, बहता ही रहेगा, ठीक है। शिकार का खून क्या होगा, उस बहता ही रहेगा उसका खून, और उस खून के बहने से उसकी डेथ हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, एक तरीके से प्रिवेंट करता है विक्टिम को ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग, क्लॉटिंग नहीं होने देता, खून को जमने नहीं देता, ठीक है, इसका जो ये एंटी कोगुलेंट है। अब उसके बाद यहाँ पर जो ये वीनम है, इसका जो जहर होता है ब्लड प्रेशर को तुरंत लो कर देता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और शॉक भी आ जाता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से डेथ हो जाती है। तो आप समझ सकते हो मतलब छिपकली काफ़ी खतरनाक है, आज खुद यहाँ पर खतरे में देखने को मिलेगी। इसका हैबिटेट की बात करें कहाँ पर पाई जाती है, तो ये जो कोमोडो ड्रैगन है, ठीक है, ये इंडोनेशिया के अंदर पाई जाती है, ठीक है। इंडोनेशिया के अंदर ही मैं आपको एग्जैक्टली बताऊँगा, एक आइलैंड है वहाँ पर पाई जाती है। और वहाँ पे कोमोडो नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा। कोमोडो नेशनल पार्क एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, आइलैंड ऑफ कोमोडो के अंदर। आइलैंड ऑफ कोमोडो पर ये छिपकली पाई जाती है। और ये कोमोडो आइलैंड कहाँ पर है, ईस्टर्न इंडोनेशिया के अंदर। तो एग्जैक्टली आपसे पूछा जाए कहाँ पर पाई जाती है, तो इंडोनेशिया के अंदर पाई जाती है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो IUCN कैटेगरी के अंदर, वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर है, मतलब इस छिपकली की प्रजाति काफ़ी हद तक ख़त्म हो रही है, इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। उसी प्रकार से जो साइट्स है
इसकी अपेंडिक्स 1 में आती है, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड वगैरह की बातचीत करी जाती है, यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर कमर्शियल ट्रेडिंग होती है इसकी। तो अभी कमर्शियल ट्रेडिंग को इसको रोक रखा है, बिल्कुल प्रोहिबिट कर रखा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये पहले से काफ़ी हद तक खतरे में देखने को मिलेगी। अभी भी यहाँ पर कुछ चीज़ें अगर रह जाती हैं तो यहाँ पर इस छिपकली के बारे में ये देखो, ये है इसका साइज़, यहाँ पर ये कोई छिपकली है, ठीक है, यही है ये कोमोडो ड्रैगन। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको देखना है ये इसके बारे में कोमोडो नेशनल पार्क, जैसे मैंने आपको बताया कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये आपको इंडोनेशिया के अंदर देखने को मिलेगा। आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, ऊपर आपको इंडोनेशिया का मैप ये देखने को मिल रहा होगा। कोमोडो नेशनल पार्क का साइज़ है 1,73,300 हेक्टेयर का। यहाँ की जो ज़मीन है उसके बारे में बात करी गई है, सी के बारे में बात करी गई है, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कोमोडो ड्रैगन की जो पॉपुलेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी इस पार्क के अंदर या इस एरिया के अंदर, वो काफ़ी कम है, ठीक है। ओवरऑल पॉपुलेशन के अंदर अगर हम बात करें तो ये प्रजाति काफ़ी हद तक खतरे में पाई गई है। उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, चर्चा हो रही है आसियान के बारे में। तो आसियान के जो एनवॉय हैं उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की है, कहाँ पर, म्यांमार जनता के थ्रू। म्यांमार जनता मतलब म्यांमार पब्लिक नहीं है, ये म्यांमार की आर्मी है, वहाँ पर उसको जनता वर्ड इस्तेमाल किया गया है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आसियान के जो भी एनवॉय है वो यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप कह सकते हो निगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं म्यांमार की आर्मी से, क्योंकि आज के टाइम पर आपको मालूम होगा म्यांमार के अंदर कोई सरकार नहीं है, पूरी तरह से म्यांमार की मिलिट्री का कंट्रोल है। और म्यांमार की मिलिट्री ने कब्ज़ा किया था कब, 1 फरवरी को मिलिट्री कू आया था। कू मतलब कब्ज़ा, या एक तरीके से तख्ता पलट देखने को मिला था, ठीक है। आप कह सकते हो पूरी तरह से कंट्रोल आज के टाइम पर वहाँ पर म्यांमार मिलिट्री का है, कोई डेमोक्रेसी वगैरह वहाँ पर देखने को मिलेगी नहीं। तो अभी यहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कुछ चीज़ है जो कि हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है आसियान। तो आसियान के एनवॉय बातचीत कर रहे हैं, तो आसियान क्या है एग्जैक्टली मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। इसी वजह से इस आर्टिकल को मैंने हाईलाइट किया, अदरवाइज नहीं करता। यह आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बायलैटरल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स करके आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा, वहाँ से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। उसके बाद और वेरियस टॉपिक्स हैं, वहाँ से आपको रिलेट कर सकते हो। आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। ये एक तरीके से रीजनल ग्रुपिंग देखने को मिलेगा, जो कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी कोऑपरेशन को और ज़्यादा बढ़ाता है। इस आसियान पूरे ग्रुपिंग को एस्टेब्लिश किया गया था 8 अगस्त 1967 में, कहाँ पर, बैंकॉक के अंदर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है बैंकॉक के अंदर इसको यहाँ पे लाया गया। और उस समय इसके जो फाउंडिंग फादर्स थे, मतलब एक तरीके से जो जो मेंबर्स थे उस समय, वो थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। आज के टाइम पर इसके 10 मेंबर देखने को मिलेंगे। 10 मेंबर कौन कौन से आसियान के, वो है ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ओके, अब चेयरमैनशिप की बात करें तो इनकी जो चेयरमैनशिप होती है वो रोटेट होती रहती है। आसियान को जो भी चेयर करता है वो रोटेट होते रहता है। ओके, आसियान कंट्रीज़ की जो टोटल पॉपुलेशन है वो आपको 650 मिलियन पीपल की देखने को मिल जाएगी, ठीक है। टोटल इन कंट्रीज़ का जो जीडीपी है उसको मिलाकर 2.8 ट्रिलियन का जीडीपी होता है, 2.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का। इंडिया का जो चौथा ट्रेडिंग पार्टनर आपको ये देखने को मिल जाएगा आसियान कंट्रीज़। और उसके बाद यहाँ पर ये जो ग्रुप है इसका मेन रोल देखने को मिलता है। आप कह सकते हो कि यहाँ पर इन कंट्रीज़ का मेन काम है आपस में जो है कोऑपरेशन करके चलना, आपस में जो है पीस को मेंटेन करके चलना। तो ये चीज़ फोकस की जाती है। तो आसियान के बारे में आपको ध्यान रखना है। उसका एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, न्यूजीलैंड में अभी देखा हम लोगों ने एक टेररिस्ट अटैक हुआ। टेररिस्ट अटैक में मतलब एक आतंकवादी था जिसने अटैक किया, लगभग आप कह सकते हो, हालांकि उस पर बॉम्ब वगैरह कुछ नहीं था, चाकू से अटैक किया गया है, ठीक है। चाकुओं से यहाँ पर यह अटैक किया है और काफ़ी सारे लोगों के ऊपर अटैक किया है, इंजर्ड किया है काफ़ी सारे लोगों को, ठीक है, ऐसा बोला गया है। तो उसी को देखते हुए जो न्यूजीलैंड है वो एक तरीके से टेररिज्म लॉ लेकर आने वाला है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, टेररिज्म लॉ अब और ज़्यादा टाइट करने वाला है न्यूजीलैंड, क्योंकि ऐसा कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं था। 50 लाख की आबादी वाला जो देश है वहाँ पर कोई टेररिस्ट देखने को मिलेगा, लेकिन अब यहाँ पर ये चीज़ें हुई हैं तो इसको लेकर यहाँ पर अपने लॉस को और टाइट करेगा। उसके बाद संडे में साइंस एंड टेक का पेपर आता है। साइंस एंड टेक में कोई भी इतना आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि हम लोग एग्जाम पर्सपेक्टिव से डिस्कशन करें। हाँ, जो साइंस एंड टेक का जो आज का लास्ट आर्टिकल है वो है एंटी मलेरियल वैक्सीन करके, ठीक है। ये एक आर्टिकल है जिसमें चर्चा हो रही है एंटी मलेरिया वैक्सीन करके। देखो, मलेरिया आपको मालूम है, ठीक है, एक मच्छर से होता है। अब यहाँ पर जो मलेरिया है उसको लेकर, मलेरिया को टैकल करने के लिए एक वैक्सीन है, ठीक है। अब उस वैक्सीन का क्या नाम है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख पाओगे फर्स्ट मलेरियन वैक्सीन है जिसका नाम है RTS-AS, ठीक है। ये फर्स्ट मलेरियन वैक्सीन है, लेकिन आप कह सकते हो ये इस वैक्सीन को अगर हम लोग अकेले यूज़ करें तो इससे इतना फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर इसे किसी ड्रग के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। ड्रग इन द सेंस यहाँ पर बोला गया है, आपको मैं एग्जैक्टली बताता हूँ क्या वर्ड यहाँ पर ये यूज़ किया गया था। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो चैमो प्रोमोफाइलेक्सिस करके यहाँ पर ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है। उसके साथ एक और वर्ड इस्तेमाल किया गया है, हाँ ये मिल गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे जो ये ड्रग है ना
एंटी मलेरियल ड्रग, इसको आप लोग इस्तेमाल करके इसकी एक तरीके से स्टडी पब्लिश करी गई है। एक बार यहाँ पर इसको मतलब एंटी मलेरियल सॉरी ये जो मलेरिया एंटी मलेरियल जो वैक्सीन है इसको दिया गया एक बार चैमो प्रिवेंशन के साथ, ये जो ड्रग्स है इसके साथ दिया गया, एक बार इसके बिना दिया गया। तो यहाँ पर पता ये चला जो ये ड्रग है जब यहाँ पर इस वैक्सीन को इस ड्रग के साथ दिया गया है, चैमो प्रिवेंशन मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो वही एक तरीके से एक टाइप का प्रिवेंशन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एग्जैक्टली मैं अगर मैं बात करूँ, चेमो प्रिवेंशन एक यूज़ होता है मेडिकेशन का या विटामिन का या सप्लीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर को स्टॉप करने के लिए और भी चीज़ों को रोकने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ड्रग का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे पता ये चला कि मलेरिया के रिगार्डिंग जो ये वैक्सीन है ये तब बेहतर तरीके से काम कर रही है जब इसको ड्रग के साथ दिया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में एक छोटी सी स्टडी पब्लिश हुई है, ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। देख पाओगे यहाँ पर हेडिंग के थ्रू आप समझ जाओगे, कुछ ऐसा नहीं है कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको याद करके रखना हो। एंटी मलेरियल वैक्सीन जो ड्रग कॉम्बो है, ड्रग के साथ अगर इसको दिया गया है तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव यहाँ पर पता चली है और अफ्रीकन ट्रायल के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवनेस इसने अपना दिखाया है। ओके, तो ये थे कंप्लीट आर्टिकल। तो ये था हमारा आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। आई होप आपको सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और बेहतरीन तरीके से। तो इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त और अगेन हैप्पी टीचर्स डे सभी लोगों को। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।